मेरा जिप्सी लाओ। हेलमेट खोल दीजिए तो आराम से पकड़िए। चलिए अब जिप्सी लाओ चलो जिप्सी लाओ। खोलो गेट खोल उधर बैठिए। टनो ना थोड़ा मेरा गुड़ा में गाड़ी चलो गाड़ी को इधर सामान उधर कर लो। गाड़ी उधर करिए और गाड़ी नहीं है एक। चलो इसको लेके चलो जल्दी। संतोष यहाँ पैरागोड़ा हॉस्पिटल पहुँचा दो। एक जन वायरलेस और फोन करो लगा दे फोन सर उठाने दो। चलिए आप आगे बढ़िए ना। कहाँ ले जाना है इसको? रिंग दे देते हैं। वो बिट कैसे पता? टिकट को लेके आया था। नहीं हेलो क्या चीज चाहिए भाई तुमको? आपको बोले थे तो तुम आगे जाओ शर्मा कार्यालय वहीं जाओ। वही नहीं यहाँ नहीं है मंदिर तिवारी जी के पास में वाला ठीक है तिवारी जी से। ये मंत्री जी बैरागोड़ा जा रहे थे किसी काम में तो उनको एक रोड एक्सीडेंट दिखा। अपना काफिला को रोक के तुरंत उनको अपने हाथ से उठाए हैं और उठा के अपने गाड़ी में भेजे हैं। लेकिन और हम लोग को फ़ोन भी की कि तुरंत OT वगैरह रेडी कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ रेडी करके रखे थे ऑक्सीजन वगैरह। लेकिन ब्रॉड डेड केस है। डॉक्टर लोग ट्राई किए CPR वगैरह भी दिए लेकिन उनको पहचान नहीं पाई। पहचान हो पाई है व्यक्ति? पहचान इनका नाम इनके जो कार से दिख रहा है वो प्रदीप कुमार कार हैं और जो नंबर्स इनके मोबाइल इसमें मिला है तो प्रयास किया जा रहा पहचान में। प्रयास कर रहे हैं। एक नंबर अभी व्यस्त आ रहा है उसमें जैसे बात होता है उनको परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग पूरा ट्राई किए तरफ से आते हैं हजारों की तादाद में मकान के अलावा समझ लीजिए एक मेला टाइप का होता है और पुल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। सर बरवाना इस इलाके का ये है कि ये बहुत पुराना पूजा होता है वहाँ बहुत बड़ा पूजा है तो इसकी वजह से पॉपुलेशन एकदम कम हो गया है। तो मस्जिद के दौरान में भी पूरा घर खाली हो गया है तो इससे जो है संघर्ष फोर्स के ये रहे क्या कि ये जो आते हैं उनको परेशानी ना हो किसी तरह की। तो आज तक कभी कोई नहीं हुई लेकिन अभी ये टूट गया है तो सीनियर साहब और इसी साहब का मैं ध्यान उस वक्त आकर्षित करना चाहता हूँ कि मानव गांधी मैदान काफी गाड़ियां वहाँ पर खड़ी और सामने में एक स्कूल विद्यालय जो जिसके पहले भी हमने ये बात रखी थी मैडम DC मैडम के साथ गाड़ियों को कहीं पर स्थानांतरित करें कहीं सुरक्षित जगह रखें। तो सर आपसे मेरा अनुरोध होगा कि अभी जो है गाड़ियाँ काफी संख्या में है तो उसको फिलहाल फौरी तौर पर कम से कम और मान लो 15 नंबर जहाँ पर ट्रक को देखते हुए त्योहार को देखते हुए कम से कम उन गाड़ियों को वहाँ पर स्थानांतरित किया जाए। तो सिटी के सारा सिटी में जो है सर वहाँ पर जरा कुछ ऐसी घटनाएं घटी है तो वहाँ पर कम से कम फोर्स की तैनाती की जाए और जो ग्रामीण जो गाड़ियाँ सर उसको देख लिया जाए। परसोटी क्षेत्र जो है सर ग्रामीण क्षेत्र है हम लोग का उधर परसोटी सरजंदा सुबोटेरा शंकरपुर किनारे होते हुए फिर वो रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए हमारी इन्फॉर्मेशन रहता है जरूर व्हाट्सएप करिए हमको उसका। और इसी पे विधि व्यवस्था और शांति ढंग से करने के लिए हम लोगों ने समन्वय बैठक यहाँ पे सभी पूर्वी सिंहभूम के पेशे इमाम और मस्जिद के अध्यक्ष लोगों के साथ आज हम लोगों ने प्रशासन बैठक की और वहाँ विशेषकर हम लोगों ने 2 बिंदु पे बात की समन्वय और एक संवाद
लगातार स्थापित जिला प्रशासन लोकल ऑफिसर्स जो है पुलिस स्टेशन है उसके साथ रहे और किसी तरह का भी कोई फेक न्यूज़ हो या वायरल न्यूज़ हो या कम्युनल मैसेजेस अगर आते हैं तो उसको फॉरवर्ड नहीं करें। इमीडिएटली जो है लोकल पुलिस स्टेशन या हम लोगों का हमारे एसएसपी साहब का नंबर हम लोगों ने दिया तो वहाँ सत्यता की जांच करके हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप में ये जो फेक न्यूज़ और वायरल मैसेजेस जो आते हैं इसकी वजह से कभी कभी विधि अवस्था में समस्या आती है। तो इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट निगरानी रखे हुए हैं और इन सभी लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया और संवाद जो है वो हम लोगों ने बताए हैं कि लगातार लोकल थाना और लोकल ऑफिसर्स के साथ भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ भी संपर्क में रहेंगे ताकि उनको कोई चीज़ का अगर सूचना देना है तो इमीडिएटली दे सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। और विसर्जन के दिन और जो त्यौहार के दिन भी लोकल लोगों के साथ और लोकल प्रशासन के साथ एक सौहार्दिक वातावरण में ये पूजा के इस त्यौहार को मनाने के लिए और सभी लोगों के द्वारा भी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि भरपूर पहले की तरह और उससे भी अधिक सहयोग देंगे जिला प्रशासन के साथ। देखिए, आज पूर्वी सिंहभूम समाहरणालय के सभागार में पेशे इमाम और मस्जिद कमिटीज़ के साथ में जो उनके नुमाइंदे हैं उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में ये अपेक्षा की गई है कि कोई भी त्यौहार बिना भाईचारे के, बिना मिल्लत के शांतिपूर्ण तरीके से निष्पादित नहीं हो सकता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला जो है हमेशा ही जाना जाता रहा है गंगा जमुना तहजीब के लिए। तो हमें उम्मीद है और यही हमने लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी की है कि उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग मिले और उन्होंने इस बात का पूरा आश्वासन भी दिया है। और इस बात को लेकर के ख़ास तौर पर जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी कम्युनली ख़ास तौर पर सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उसमें उनको आग्रह किया गया है कि वो भी अपनी तरफ से वहाँ पर ज़रूर एक तरीके से नज़र रखें, निगरानी रखें और प्रशासन के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रहें। और कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई इंटेलिजेंस हो, किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात हो जो उन्हें लगता है कि प्रशासन को बताना आवश्यक है, तो उसके लिए एक तरीके से कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहे। उसके लिए नंबर्स भी अपने हम लोगों ने साझा किए हैं उनके साथ, जिससे कि तुरंत वो सूचना हम लोगों को मिल सके। इसके अलावा ख़ास तौर पर विसर्जन के दौरान विसर्जन जो प्रोसेशन निकलता है जिसमें कि काफ़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, उस दौरान जो है कई बार कुछ श्रृंखल तत्व या सामाजिक तत्व उसका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कई बार करते हैं। उसको लेकर के विशेष तौर पर एक तरीके से नज़र रखने के लिए आग्रह किया गया है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से इसके लिए मुस्तैद रहेगा, लेकिन ये अपेक्षा सभी समुदायों से और सभी लोगों से हम लोग करते हैं। उनके सहयोग के बिना कोई भी त्यौहार अमन चैन के साथ निष्पादित हो सकता है। सुनती थी और समझती थी कि क्या किया जाता है और फिर धीरे धीरे फिर जमीन से उठ के मैं कुर्सी में बैठी। ठीक है, कुर्सी में बैठने के बाद मैं मंच पे गई। तो टाइम लगता है जब आदमी काम करता है ना। बहू के रूप में आदमी आता है, सास को देखता है, चाबी का गुच्छा मन में होता है कब ये चाबी हमको मिले, होता है ना, जब ये सास हमको गुच्छा दे दे ताकि हम मालकिन बन जाए। तो उस मालकिन बनने के लिए क्या करना होता, प्रयास करना होता है। घर में विश्वास जीतना पड़ता कि ये अच्छा से घर चलाएगी, ये सबका देख रेख करेगी, परिवार को बांध के रखेगी। तो हम लोग का जिम्मेवारी दो है कि जो काम झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं उन लोग को, जो मैडम लोग हैं यहाँ, हेलो तो वो मैडम लोग आप लोग को क्या दे रही हैं, तो मैडम क्या बोलेंगी, हम लोग महीना देते हैं। जाना हो रहा था तो मैं नहीं जा पाई। और दूसरा रिश्ता है वे भी इसमें लगी हुई हैं और वहाँ आप लोग सब मिली थी। कुछ लोगों का नाम मुझे पहले से मालूम है और कुछ लोग अभी जान जाएंगे नाम। और जो आज हम यहाँ आए हैं उसका कारण आपकी उषा मैडम कुछ बताई और कुछ रीता बताई होगी, है ना, और कुछ आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो कुछ फोटो से भी समझ में आ जाता है। हम बोलेंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, ऑफिस में नहीं जा रहे लिखा पढ़ी करने। लेकिन हम क्या नौकरी कर रहे हैं, जैसे हम होते हैं सीढ़ी पर एरिया का काम करते हैं तो
मेरा वो काम है, ठीक है। तो वो भी जो एक पढ़ा लिखा इंसान ऑफिस में करता है उसका बराबर हम भी काम कर रहे हैं, 8 घंटा करते हैं ना, बनाए हैं। और इसका नाम हो गया आपका महिला इंटक। तो वो जो महिला इंटक है, इंटक का आपको पूरा जानकारी एक शब्द होना चाहिए कि मजदूरों का हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग आपका हितैषी 100% नहीं बोल सकते, बट एक कोशिश जैसे होता है कि आपका कुछ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हम लोग एक काम करने के लिए निकले हैं। और उसी का मुझे जिम्मेवारी दिया गया है। और वो जिम्मेवारी से घर में भी क्या होता है, एक मालिक होते हैं, फिर मालिक कुछ काम अपना बेटा को देते हैं, सास होती हैं, कुछ काम सास लेती हैं, कुछ का दिन है क्योंकि इस वर्ष इंटक की महिला अध्यक्षता श्रीमती देविका सिंह जी जो है वो महिलाओं की तरफ से मजदूर यूनियन की अध्यक्षता का बागडोर संभाली है और साथ ही उषा सिंह जी, श्रीमती उषा सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स की अध्यक्षता है और ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने उनके स्वागत में आज फदलुगोरा में एक प्रोग्राम आयोजित किया है। इस प्रोग्राम में उन्हें सम्मान किया गया है, यानी कि देविका सिंह जी को उषा सिंह जी ने जगह का नाम पार्डी है ना? पार्डी स्थित फदलुगोरा गांव में जो यहाँ की रूरल एरिया है वहाँ पे मजदूर काफ़ी ज़्यादा पैमाने में काम रहते हैं। ये उनका घर है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हमने आकर श्रीमती देविका सिंह जी और उषा सिंह जी की अध्यक्षता में वे अपनी महिलाओं का संगठन लेके आई है यहाँ पे और यहाँ के मजदूरों को जागरूकता फैलाई है कि PF ESIC का बेनिफिट जो है वो लोग अवेल करें, वो लोग उनकी सुविधा लें। जय हिंद, जय झारखंड। जिंदाबाद होमगार्ड एकता, जिंदाबाद होमगार्ड का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होमगार्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होमगार्ड का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी आंदोलन के लिए बात होने का कारण है कि 5 महीना से पेमेंट हमारे जवान का गृह रक्षक भाई का नहीं हुआ है। लोग परेशान है, घर में समस्या है, बाल बच्चे को कैसे देखेंगे करेंगे, ये यहाँ प्रबंधक महोदय को नहीं समझ पा रहे हैं। जब उनसे मिला जाता है तो उनका एक ही जवाब रहता है, हमें जवान कम करना है। जबकि जवान के आदेश है राज्य सरकार का कि हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में हमारे गृह रक्षक रहेंगे, लेकिन इन कम करने पर आमदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन जवानों का 5 महीना से वेतन रुका हुआ है। क्या इनके बाल बच्चा नहीं है, इनके पर्व त्योहार नहीं है इनके लिए? इनको समझ में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि इनका बाल बच्चा परिवार कैसे चलाएं, कैसे करेंगे, कैसे शिक्षा देंगे बच्चे को। तो इसके लेकर जब मिला जाता है टाल मटोल कर देते हैं और कहते हैं कि जवान हमें कम करना है। इसमें भी हमें लगता है कि राजनीतिक की बू आ रही है कि जवान कम करने का पीछे जवान पर शोषण हो रहा है। जवान को शोषण करेंगे, जवान छोड़कर चला जाएगा, हम प्राइवेट गार्ड रख लेंगे। हमें तो ऐसा महसूस होता है। कितने जवान हैं पूरे जिले में? यहाँ सदर हॉस्पिटल में हमारे 42 जवान थे, जिसमें 12 को रिटर्न कर दिए हैं। अभी 30 जवान हमारे हैं। 5 महीना से इन लोग का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बार बार मिलने के बाद यही समस्या है। तो यहाँ जो सिविल सर्जन से बातचीत की गई तो उनके द्वारा क्या बोला गया?
उनके द्वारा बोला गया कि अभी कोई फंड में पैसा नहीं है, हम कहाँ से दें, हम नहीं दे पाएंगे, जब आएगा तब दिया जाएगा। इतना बड़ा पूजा है, जबकि सभी को पेमेंट करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन गृहरक्षकों के पेमेंट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो क्या ये दिवसीय है कि अनिश्चितकालीन भुगतान है? अनिश्चितकालीन भुगतान हड़ताल पे बैठे हैं हमारे 2 गृहरक्षक और बाद बाकी उनके साथ सहयोगी सभी जवान हैं। अच्छा, आगे आप लोगों की इसके बावजूद इस आंदोलन से भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी आप लोग? अब आगे की रणनीति, इस पे सुनवाई नहीं होगी तो आगे की रणनीति फिर विचार किया जाएगा। संगठन हमारे यहाँ एसोसिएशन बैठेंगे, इसके बाद विचार करके ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष। मुझे भी ये खराब लगता है, क्योंकि कोई काम करता है तो सैलरी के लिए काम करता है, परंतु ये है कि जो इनको सैलरी है वो आउटसोर्स मद से देना है। आउटसोर्स मद से जितने भी पैसा था वो समाप्त हो चुका है, और मैं विगत 3 महीने से सरकार को लिख रहा हूँ कि मुझे और 4.5 करोड़ दे दिया जाए, ताकि इन लोगों का सभी का पेमेंट अपडेट हो जाए। मेरे तरफ से ये आश्वासन है, जब भी मुझे पैसा मिलेगा मैं दूसरा या तीसरा दिन इन लोगों को दे दूंगा, लेकिन ये मैं पैसा को डाइवर्ट नहीं कर सकता। जिस हेड का पैसा है उसी हेड में देना है। मेरी ड्यूटी है कि इनको मदद करना, पैसा की मांग करना, मैंने मांग कर चुका। सर, 2 बातें आ रही हैं, बातें सामने आ रही है। एक बात ये आ रही है कि जवानों को कम किया जा रहा है लगातार, और दूसरी बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा निजी सुरक्षा गार्डों को यहाँ पर रखने की ऐसी रणनीति है जिसके तहत इन लोगों को परेशान। ये मेरे तरफ से, चूंकि मैं सिविल सर्जन है, ये सरासर झूठ बात है, और जितनी जरूरत होगी मैं उतना ही रखूंगा ना, क्योंकि मेरे पॉकेट में 10 रुपया है, मैं 15 का देनदारी लेके नहीं चलूंगा। अब आप देख रहे हैं, अगर पैसा अगर और ज्यादा आदमी को दे दें, 5 क्या 6 महीने का बकाया हो जाएगा, ये समझ रहे हैं, ऑब्वियस है। तो जितना पैसा है मैं उतना ही कर सकता हूँ, फिर बकाया होगा, फिर वही हंगामा होगा। झारखंड सरकार इस पे पैसा कुछ नहीं रहता उनके पास। तो ये सिस्टर्स हैं, दीदीज है, जो उनको ढंग से तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की जरूरत भी होती है, बिना साइकोट्रॉपिक बहुत चीज़ है। मैडम का रोल मेंटल हेल्थ को लेकर, जो हम लोगों का मेंटल हेल्थ कैंप ब्लॉक में शुरू हुआ है, अगर उसके पीछे कोई नहीं, उस समय भी हम लोगों का था कि मेंटल कंसेप्ट जो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ शहर में बैठ के 2 पीढ़ी में बैठ के हम लोग करें, वो नहीं। इसका एक जो था काम ये, आप रूरल एरिया में जाते तो उस समय मैडम बहुत पहले से ही बटन का, और मैडम DLA से साथ भी एसोसिएटेड है। कुछ सेशन ऐसे हैं ऑटो से भी उतरने का तैयार नहीं, ससुराल कर देनी है। तो ऐसे बहुत सारा हम लोग के साथ हुआ करते उस समय, तो वो बड़ा अच्छा है कैसे फील्ड में जाके किस तरह से काम करना, वो बड़ा प्रैक्टिकल कुछ है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको हैंडल करते हैं तब हमारा तजुर्बा भी और गहन होता है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है, जहां हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातें करते हैं और उससे जुड़े हुए स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन ये हटाने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी मिल सके और बेहतर ढंग से वो अपना इलाज कर सके। तो आज हम लोगों ने सभागार में वैसे संस्थाओं को, वैसे लोगों को निमंत्रित किया है जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज सुसाइड प्रिवेंशन में जुड़े हुए संस्था, 2 संस्था जैसे जीवन और मुस्कान, ये 2 संस्था काम करके उसे हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है। और डिसेबल्ड बच्चों, जो मंदबुद्धि, मानसिक रूप से जो अक्षम है, वैसे बच्चों को जो संस्था काम करती है, इससे 2 संस्था हमारे यहाँ है, निर्मल हृदय जमशेदपुर में और एक चेशायर होम सुंदरनगर में, उन्हें इन्वाइट किया गया है। फिर एक NGO ग्रेस इंडिया, उसकी प्रतिनिधि हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ
एरियाज में बहुत सारे उनका काम है। इसके अलावा हम लोगों ने पी बाबूराव जिनका पेरेंट्स एसोसिएशन है, जो मंदबुद्धि बच्चों की और बाकी दिव्यांग बच्चों को लेकर के काम करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना या उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें तरह तरह की चीज़ों के प्रशिक्षण देना, इस चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं। तो आज हमारा जो मकसद था कि सारी संस्थाओं को यहाँ एक मंच के नीचे बुलाया जाए, ताकि उनके साथ उनके जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो शेयर किया जाए और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं और इन चीज़ों को लेकर क्या क्या और किया जा सकता है, इस चीज़ों पर हम लोग आज परिचर्चा कर रहे हैं। थैंक यू। करने वाले लोग, कोर्ट कचहरी के लोग एक आदिवासी का जान नहीं बचा सकते, उसको न्याय नहीं मिल सका, उसको 3 साल के दरमियान जेल नहीं मिल सका, तो अभी इसका जो है रेड बॉडी आता है और परिवार का हक तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये किसी और राज्य सरकार को करना होगा। नागेड़ी जेल का मैटर है। नागेड़ी जेल में विश्वनाथ सोरेन का संदेहास्पद तरीके से मौत हुई है, इसको जेल प्रशासन आत्महत्या बता रहा है और जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से हम लोग जाँच का मांग कर रहे हैं। विश्वनाथ सोरेन के 2-3 अबोल बच्चों का, उनका परवरिश, उनका परिवार को न्याय मांग को लेकर के आज डीसी को ज्ञापन दिया गया है। क्या कीजिएगा बोलना चाहते बोलो। आगे देखिए, अगर डीसी साहब, हम लोग ज्ञापन दिया आज को डीसी साहब को, फिलहाल तो उससे भेंट नहीं हुआ है, हम लोग सोच रहे हैं कि शाम तक भेंट हो जाएगा। आगे हम लोग का यही मांग है कि झारखंड सरकार और जो हमारे जितने डीसी साहब है, एसपी जो भी हो सकता है सोल्यूशन उसका वो निकलना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिन में पूरे आदिवासी समाज और जितने भी हमारे झारखंडी समाज होंगे आंदोलन खड़ा करने के नौबत में आ जाएंगे। मामला 30 तारीख का, तो आपका 30 तारीख को जो है ना, 30 सितंबर को विश्वनाथ सोरेन का मृत्यु हो जाता है और उसका कारण है कि जेल का सीढ़ी जो 2 तला सीढ़ी से उतरने के क्रम में उसने आत्महत्या किया है। इस तरह का जेल प्रशासन का जो है ना, और ये आपका बयान दिया है। और आपको बता दें, ये घटना सुबह का है और परिवार को शाम को 4 बजे बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है, चिन्हित कराया जाता है कि आपका पति है। हाँ बोलता है कि पति है, तो साइन कीजिए। बॉडी को भी देखने नहीं जाता है, इसको पोस्टमार्टम में ले जाता है। आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, मान लीजिए कि मेघनाथ सोरेन जो है ना, आपका अभी इस दुनिया में नहीं रहा। उनका 2 बच्चे हैं और वाइफ है, और कभी किसी के साथ क्या घटना घट जाए इसको कोई बता नहीं सकता। क्या मांगे करती हैं? मांग ये कहते हैं कि वो जो उनका मृत्यु हुआ है उसका जांच किया जाए और इनका जो परिवार है जो सरकार तरफ से जो प्रोविज़न है कंपनसेशन का है उनको दिया जाए। और मान लीजिए इस तरह का पहल नहीं होता है तो वो समझा जाएगा। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग, एक कहावत है कि जो कानून के रखवाले कानून पर शासन करता है और गरीबों के ऊपर कानून शासन करता है, ऐसा ना हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंद्र हेम्ब्रम, आदिवासी नेता। तो सर वहाँ एक्सीडेंट अभी हाल फिलहाल में ही 3-4 महीना पहले हुआ था, वहाँ पर कुछ दुकानें हैं सर, अगर वो दुकान के चलते भीड़ भाड़ होती है तो कम से कम सर वहाँ पर रुकावट किया जाए, यही मेरा मेन मकसद है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थाना में रखी होंगी, हमें उम्मीद है, और वो समस्याएं जिला प्रशासन तक पहुंच जाएंगी, उनके निराकरण का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 तारीख से ही जिला प्रशासन इस कार्य में संलग्न है, आपको मैसेज भी जा चुका है। हाँ हाँ, कभी भरा नहीं रहता है। आज की इस केंद्रीय शांति समिति की बैठक में मंचासीन उपायुक्त तमाम
प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य सदस्य, आप सभी को जोहार। दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है और इसके बाद भी अभी और त्यौहार लाइन से हैं। ये पहला त्यौहार है और इसमें हम लोगों को इंश्योर करना है कि ये बहुत स्मूथली और बहुत ही शांति से और उत्सव की तरह ये चले। हम लोगों का एक ये एफर्ट रहता है कि होते हैं जो कुछ अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि वैसे ही आपको कोई भी सूचना मिलती है, कुछ भी ऐसा खबर आपको मिलता है तो आप लोग तुरंत हम लोगों को सूचित करें। ये एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने काफ़ी सारी अपनी समस्याएं बताई हैं। मुख्यतः अगर मैं समस्याओं को दूसरा है, पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको रखने हैं। जो भी गाइडलाइन आपको दिया जाता है फायर डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को लगे कि नहीं चलो कुछ होता नहीं है तो हम लोग कैरलेस एटीट्यूड अपना रख लिए कि चलिए कुछ होता तो नहीं है, कैजुअली। दुर्गा पूजा त्यौहार को चेक करना रहा जिला प्रशासन, सभी जिला के तमाम वरीय पदाधिकारीगण और केंद्रीय शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ हम लोगों ने आज बैठक की। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुर्गा पूजा के समय शांतियुत तरीके से, सुरक्षित तरीके से हम लोग त्यौहार मनाएं और किसी तरह का कोई श्रद्धालुओं को और दर्शकों को कोई परेशानी नहीं, विधि व्यवस्था का कोई समस्या नहीं। और आज शांति समिति के सभी सदस्यों ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि त्यौहार को आस्था से, भव्यता से और सुरक्षित तरीके से ये करेंगे। और हम लोगों ने जो पहले से भी कुछ डायरेक्शन जो दिए थे सुरक्षा को लेते हुए, पूजा समिति के भी जो सदस्य लोग जो हैं ऑफिस बेरर्स जो है उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया कि काम कर रहे हैं। और बिजली के और रोड के और जितने नगर निकाय के भी लोग जो हैं वो सभी लोग अपने काम भी कर रहे हैं। और जितने भी घाट है, घाट का भी हम लोग लगातार जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। विसर्जन के समय जो हमने बताया कि कोई भी पंडाल से और प्रतिमा का जो विसर्जन जो है बिना एस्कॉर्ट का नहीं होगा, बिना प्रॉपर लोकल थाने से कोऑर्डिनेशन का नहीं होना चाहिए। और कई पहले से जो रूट जो है उसी से जाना चाहिए। और प्रॉपर लाइटिंग का व्यवस्था रही घाट है और बच्चों को, बुजुर्गों को, महिला को कोई समस्या नहीं हो, इसका भी विशेष ध्यान हम लोगों ने अनुरोध किया है कि दुर्गा पूजा सब लोग मिलकर हम लोग इसको अच्छा त्यौहार। सर ये देखा जा रहा है पिछले दिन का आज तो बैठक में कोई बातें नहीं आई, लेकिन लोगों ने दुर्गा पूजा समिति को हम लोगों ने अनुरोध किया है जो माननीय जो भी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जो गाइडलाइंस जो रहते हैं उसका पालन करें। और जो श्रद्धालु और दर्शक और आम जन को किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, सभी लोगों को विश्वास में बजाए जाने का प्रश्न है दुर्गा पूजा के दौरान। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्लियर कट गाइडलाइंस हैं और स्पीकर एक्ट है जिसमें ये डेसिबल्स की लिमिटेशन पहले से फिक्स की गई है। तो हमने शांति समिति में भी अपील की है और बाकी सभी चित्रपुर वासियों से, सभी पूजा समितियों से भी अपील करना चाहेंगे कि जो दिशा निर्देश हैं और जो कानून है उसका ज़रूर पालन करें। क्योंकि पर्व त्यौहार के अवसर पर अक्सर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इस बात का खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे वह म्यूजिक बजाने की बात हो या फिर पार्किंग की बात हो। पार्किंग को लेकर के भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए गए हैं कि जहाँ पार्किंग एरियाज मार्क किए गए हैं वहीं गाड़ियाँ पार्क करें, इधर उधर पार्क ना करें। और पूजा समितियों से भी आग्रह किया गया है कि जैसा संभव निःशुल्क रखें जिससे लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जो भी ठेले कुंचे या जो भी सड़कों पर लगाए जाते हैं उसका भी ख्याल रखा जाए कि किसी की आजीविका प्रभावित ना हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सड़कें संकीर्ण ना हो जाए जिससे कि यातायात बाधित न हो। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष तौर पर सभी पंडालों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि अलग अलग एग्जिट और एग्जिट रूट्स रखें, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग रास्ते रखें
इस बात का भी खासा ख्याल रखा जाए कि पंडाल में जितनी क्षमता है उतने ही लोग पंडाल में एक बार में रहें। अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसको थोड़ा खाली कराने के बाद ही फिर लोगों को एंट्री दी जाए। फायर और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के विशेष तौर पर गाइडलाइंस दी गई है। इसके लिए डीसी महोदय के द्वारा भी बताया गया है कि जो फायर और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो लगातार विजिट करेंगे और इस संदर्भ में एक एमसीबी इशू करेंगे जो भी पंडाल वाले हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि फायर और इलेक्ट्रिसिटी संबंधित किसी प्रकार की समस्या न रहे। इसके अलावा सभी पंडाल जो समितियाँ हैं, दुर्गा पूजा समितियाँ हैं, उनसे यह आग्रह किया गया है कि प्रशासन के द्वारा जो भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो चाहे पंडाल बनाने को लेकर के हो, चाहे पार्किंग को लेकर के, ट्रैफिक नियमों को लेकर के, विसर्जन रूट को लेकर के, वॉलंटियर्स को लेकर के खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। उन सब का वो अनुपालन करें और लगातार हम सब समितियों के समन्वय में हैं, समितियाँ हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि समन्वय से, आज़ादी से, प्राप्त से प्रयास बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार के क्षेत्र में पूजा हमेशा संपन्न होता रहा है। इस वर्ष भी हो नामजद अभियुक्त अभिषेक कर्म का उच्च पोचा पता जोन नंबर। अगर आत्मसमर्पण सरेंडर नहीं करेगा तो हम उसके घर पर बुलडोजर चला देंगे, घर का सारा संपत्ति को कुर्क करके ले जाएंगे। आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। से साथ रहे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कांड संख्या 81-23 में इश्तेहार निर्गत किया गया है, जिसका विधिवत तामीला करने हम लोग उनके घर आए हुए हैं। साथ ही उनको ये भी निर्देश दिया जाता है कि अगर 1 महीना के अंदर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में सरेंडर या फिर थाना में नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साथ लिए सर आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो 1 महीने के बाद हम लोग उनके घर का कुर्की जब्ती कर डालेंगे, सारा सामान किवाड़ी चौखट को नष्ट कर देंगे। सुनो बिरसा नगर के निवासी गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है। बिरसा नगर पुलिस आज उसके विरुद्ध बिरसा नगर पुलिस आकर डालेंगे, सभी सामान उठा के ले जाएंगे। सुनो
प्रसारित करेंगे। माननीय इश्तेहार तामीला किया गया है। यह निर्देश दिया जाता है कि यदि वे अभिषेक कर्मकार को कहीं भी देखते हैं तो उनको सूचित करेंगे कि 1 महीना के अंदर वे माननीय न्यायालय में अथवा बिरसा नगर थाना परिसर में आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर विधिवत कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिरसा नगर थाना के संदेह बाजार के निवासी सुनो बिरसा नगर थाना कांड संख्या 81 और 64 का अभियुक्त शेष सेवा 5 भाई सचदेवा और बाबू गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है। सुनो सचदेवा और बाबू बिरसा नगर थाना कांड संख्या 81/23 और 64 का अभियुक्त है, जो गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है। हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश से इश्तेहार का सामना करने आए हैं। अगर सचदेवा और बाबू न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो हम उसके घर का कुर्की जब्ती कर डालेंगे, उसके घर का ताश हम लोग कर देंगे, सभी सामान को उठा के कुर्क कर देंगे। फोटो लीजिएगा। शंभू शहर के बगल में। रुको उसमें सटो। बिरसा नगर थाना कांड संख्या यहाँ रहते हैं, अगर उनको इस अभियुक्त का कहीं देखते हैं, कुछ पता चलता है तो गुप्त रूप से बिरसा नगर थाना को सूचित करेंगे और उस अभियुक्त को भी माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करेंगे। यही यहाँ की जनता से इंस्पेक्टर बिरसा नगर का निवेदन है। सर क्या मामला है सर? आज हम लोग बिरसा नगर थाना पुलिस के साथ संडे बाजार में जोन नंबर 1 में बिरसा नगर थाना कांड संख्या 81/23 एवं 64/23 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त पंच भैया उर्फ सचदेवा उर्फ बाबू, जो कि गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है। कई बार बिरसा नगर थाना पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध छापामारी की गई है, इनके द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वे भाग रहे हैं। अतः माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग 9 तारीख, आज 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को बिरसा नगर थाना पुलिस बिरसा नगर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इश्तेहार का तामला करने के लिए आई है। अगर 1 महीना के अंदर बाबू पंच भैया अगर सचदेवा उर्फ सचदेवा अगर माननीय न्यायालय में या थाना में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो हम उसको 1 महीना के बाद उसके घर का बुलडोजर चला देंगे, उसके घर का बुलडोजर चला के नष्ट नाबूद कर देंगे, सभी सामान को कुर्की जब्ती करके थाना ले जाएंगे।
अपने संबोधन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों अमर रहे, अमर है। जल्दी कीजिए, बहुत गर्म है। मैडम मैडम हो गया नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक ठीक है भाई। ये टीका खड़ा है जाओ। अभिषेक अभिषेक पश्चिम मंडल के बहुत सारी महिलाएं बहनें जो रोजगार से जुड़ी हैं और लोन ले रही हैं, 10 लाख तक का लोन इन्होंने लिया है और आज सशक्त हो रही है। बैंक क्या होता है, खाता क्या होता है, ये जानकारी नहीं थी। एक एक करके समूह बना, समूह के साथ आज हर महिला, हर बहनें खाता से जुड़ी हुई हैं। आज सबसे पूछना चाहूंगी, आप सबके पास जरूर खाता जरूर होगा, है कि नहीं आप सबके पास? जितने चाहते हैं उस भाषा में जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम हैं और इसका जवाब आपको मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा कानून को पारित किया और लोकसभा में भी 33% सीटें हमारी मां बहनों के लिए रिजर्व होगी। अगर ये ऐतिहासिक में भी 500 रुपया की भत्ता उनको दी जाएगी और ट्रेनिंग जब पूरा हो तो फिर प्रत्येक को सस्ते दर पर लोन बैंकों से उपलब्ध कराई जाएगी। पहले 1 लाख। मैं मोहम्मद दवन, श्री मंटू गनी, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद शबीर, मोहम्मद शेरू, मोहम्मद फैसल, गंगा कुमार, सुधीर महतो, नूरी आलम, मोहम्मद शफील, साबिर अहमद, साहिर अली, नसरू अयान, मोहम्मद शबीर, मोहम्मद तन्नू को धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों को समानता और अवसरों के सृजन की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है और आगे भी करते रहेगी। पिछले 9 वर्षों में प्रत्येक भारतीय सशक्त बनने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च और किया गया। सरकार के कल्याण संबंधी प्रावधान, गरीब उन्मूलन के प्रयासों, वैश्विक संस्थानों से भी मान्यता मिली है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये कोरोना
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यक्तिगत कारणों से ही क्षेत्र से जो सांसद है और भारत सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा जी तो आए नहीं, इसलिए हम सब लोगों के बीच में श्रीमती मीरा मुंडा जी हैं। अभी आप सब ने उनकी बातों को सुना है। मैं आज आपके बीच में इस संकल्प यात्रा में यहाँ पहुँचा और अपनी बात को प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं खरसवा की शहीदों की भूमि है, मैं उसको नमन करता हूँ, क्योंकि ये वीरों की धरती है। और साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु दास की भी आज जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और क्या है, पुण्यतिथि है, हाँ पुण्यतिथि है, तो उनको भी आज मैं नमन करता हूँ। लिख के लाए थे, लेकिन थोड़ा सा जन्मदिन और पुण्यतिथि पकड़ता पहले नहीं है, पुलिस वाले बड़ी तेज हो गया। आजकल तो मोबाइल है, पहले फोटो ले लेता है मोबाइल से। अब यहाँ की मुझे पता नहीं, मैं पलामू की बात बता रहा हूँ। अब फोटो ले लेता है तो चेहरा सब साफ आ जाता है कि आप भागेंगे भी तो फिर आपके ऊपर केस कर देगा, नाम पता करके। प्रेस वाले लोग हंस रहे हैं, बात तो लगता है सही है क्या भाई? तो ये हालत है इस प्रदेश की। बालों की तस्करी हो रही है, बड़े बड़े ट्रकों से तो पार कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग अपना घर बना रहे हैं, उनको पकड़ते हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों को पूछो कि भाई क्यों करते हो, बोला कि हेमंत सोरेन ने कहा कि वसूली करके देना, नहीं तो थाना में रहने ही नहीं देंगे, यहाँ से वहां भगाते रहेंगे। ये हालत है इस प्रदेश की। कैसे ये राज्य में ये समाप्त होगी, कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी? और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आप संकल्प लेकर के जाना है कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। दूसरा जो समस्या है वो भ्रष्टाचार की, तो रुपया में उनको तो आप गैस मिलता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों, सर इतना ही नहीं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज भी देश के बड़ी संख्या में गरीब है जो आज भी गोईठा पर खाना पकाते हैं, लकड़ी से खाना पकाते हैं। ऐसे फिर 75 लाख लोगों को भी गैस कनेक्शन उनको सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर इस काम को कोई कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी बैंकों के खाते की बात हो रही थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो श्रीमती गांधी जी ने कर दिया था, लेकिन बैंकों से गरीबों का लगाव नहीं था, बैंकों तक गरीबों की पहुंच नहीं थी। गरीबों को तो बैंक के चौखट से अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो गरीबों का भी राशन कार्ड, ये गरीबों का भी बैंक में खाता खुलवाए, जनधन खाता खुलवाए। पैसा नहीं था, बिना पैसा से खाता खुलवाए, जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाए। लोग कहते थे गरीबों के यहाँ तो पैसा नहीं, खाता किस काम की है। अब याद करिए, पहले देश में पैसा कोई गरीबों को मिलता था तो देश के पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे घींचते घींचते 15-20 पैसा पहुंचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अब दिल्ली से एक बार बटन दबाते हैं, गरीबों के खाते में पैसा पहुंच जाता है, एक भी पैसा वो घींचता नहीं है। अगर इस काम को किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब याद करिए कोरोना के उस काल को, देश में कल कारखाना धरती में सब बंद हो गया था, बसें चलनी बंद हो गई थी, रेलगाड़ी नहीं चलता था, हवाई जहाज बंद था। गरीब को लगता था कि आप क्या खाएंगे, बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के जनधन खाते में भी दिल्ली से सीधा पैसा भेज दिए ताकि गरीब भी अपने बाल बच्चों को ठीक प्रकार से खिला पिला सके। अगर इस काम को किसी ने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
और इतना ही नहीं, गरीबों को प्रत्येक महीना फ्री में 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को बेच रहे हैं। लेकिन अभी हमें 2 आवेदन पत्र यहाँ मिला। एक आवेदन पत्र मिला कि गरीबों को पिछले साल अगस्त में भी ठीक से नहीं मिला। किसी डीलर को 60%, किसी को 40% और किसी को तो वो भी मिला नहीं। आप जरा सोच सकते हो क्या हालत है। झारखंड सरकार गरीबों का अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा रही। दूसरे आवेदन डीलर लोगों की ओर से मिला कि 14-15 महीनों से जो कमीशन उनको मिलता है वो भी मिला हुआ नहीं है। अब जरा सोचिए झारखंड सरकार कैसा काम करते हैं। एक तो गरीबों को अनाज ठीक से पहुंचा नहीं पाते हैं और दूसरा जो गरीबों को अनाज जो पहुंचाने वाले हैं उनको भी 14-15 महीनों से कमीशन नहीं मिला। बीच में यह संकल्प यात्रा में यहाँ उपस्थित है और मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि हम सब लोगों को यहाँ से क्या क्या संकल्प लेकर के जाना है। तो पहले तो मैं अपने केंद्र की सरकार की उपलब्धियों के बारे में अभी आपको बता रहे थे, हीरा मुंडा जी ने पूरी बातें बताई है आपको। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी समय कहा था कि भाई हमारी सरकार गांवों को समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी और माँ बहनों को समर्पित रहेगी। लोगों को ऐसा लगता था कि नेता तो वही भाषण देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो उस काम को प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि उन्हें देश की माँ बहनों की तकलीफ को वो जानते थे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को इज्जत घर देने का काम किया, हमारी माँ बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने का काम किया। क्योंकि पहले देश के गरीब हमारे माँ बहनें कैसे होते थे आप सबको पता है। सूर्योदय के पहले सौर जाते थे और सूर्यास्त की फिर वो प्रतीक्षा करते थे, कितनी वो तकलीफ में रहते थे। देश के प्रधानमंत्री ने इस दर्द को, इस तकलीफ को वो महसूस किया था और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने ही पहला काम उन्होंने यही किया कि देश के माँ बहनों के लिए उन्होंने शौचालय बनाने का काम किया, इज्जत घर देने का काम किया। और उसके साथ साथ देश में बहुत बड़ी आबादी है जो झोपड़ियों में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप गरीब झोपड़ी में नहीं, उनको भी पक्के मकान चाहिए। पहले भी बनते थे लेकिन वो छोटा छोटा बनता था, रहने लायक नहीं होता था, आइसोलेट में बनता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास भी देने का काम किया और जब प्रधानमंत्री आवास देने का काम किए तो हेमंत सोरेन जी ने तो क्या कहा था कि हम 1 लाख टका और जोड़ देंगे ताकि और बड़ा लोग बना दे। लेकिन अब तो 4 साल होने को चला है, उन्होंने 1 लाख रुपया तो छोड़ दीजिए, 1 पैसा भी जोड़ा नहीं, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पैसे भेजते हैं उसमें भी वो गड़बड़ करते हैं, उसको भी ठीक से गरीबों के यहाँ तक पहुंचने नहीं देते हैं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री गरीबों की, महिलाओं की कैसे चिंता करते हैं, गरीबों को भी पक्के मकान उपलब्ध कराए। और देश में गरीब सोचते थे कि गैस चूल्हा और गैस कनेक्शन ही तो शहर के लोगों का ही है। गरीब सोचते भी नहीं थे कि हमारे घर में भी कभी गैस कनेक्शन होगा, गैस की चूल्हा आएगी, हम भी कभी उस पर खाना पकाएंगे, चाय बनाएंगे, पानी गर्म करेंगे। ये गरीब सोच भी नहीं सकता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो शहर में जो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध है वो सुविधाएं गांवों तक हम पहुंचा दें और गरीबों के घरों तक उन्होंने गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा फ्री में पहुंचा दिया। अगर इस काम को किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोई काम नहीं होता है, बात सही है कि नहीं बताइए। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम छुटा हुआ है, बच्चे होते हैं नाम चढ़ाना होता है, नई बहू आती है उनका नाम चढ़ाना होता है, तो उसमें भी पैसा लगता है। कई लोग
बोलता है 2000, कहीं बोलता है 5000, गरीब कहां से लाएगा? ये हालत है इस प्रदेश की। लोग पूछते हैं भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि नहीं होगा? हमने कहता हूं समाप्त होगा जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे, विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, तो किसी भी अफसरों की मजाल ये हिम्मत नहीं होगी गरीब जनता से परेशान करके वो पैसा वसूल करे। लेकिन आज यहाँ कौन रोकेगा? हेमंत सोरेन तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, खुद ही वो इतना लूटा है। आज उनको ईडी नोटिस दे रही है। पहले हेमंत सोरेन जी भाषण देते थे, क्या भाषण देते थे? भाई हम शिबू सोरेन के बेटा है, हम डरते नहीं है। उनके लोग लिखते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हमको लगता था कि चलो भाई हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब तो ईडी वालों ने उनको 4-5 बार नोटिस लिया तो कभी दिल्ली भागता है, कभी रांची, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट। अब कहता है कि हमसे पूछताछ नहीं होना चाहिए। भाई डर का है कोई? उन्होंने क्या कहा, एक दिन प्रेस की एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया तो कहा कि हमारे ये क्या कहते हैं, झारखंड में तो कोई जमीन की खरीद बिक्री होता ही नहीं है, तो फिर हम जमीन कहां से लेंगे? हम इंटरव्यू को देख रहे सुन रहे थे। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, दुमका के खजूरिया में जो बिल्डिंग बनाए हो, अगर खरीद बिक्री होता नहीं तो किसकी जमीन पर बनाए हो? और रांची से लेकर के पूरे झारखंड में अगर सबसे अधिक किसी के पास जमीन है, 108 की डीड तो उन्होंने हाई कोर्ट में खुद सबमिट किया है, तो फिर आपने लिया कैसे और आपने उसको रजिस्ट्री कैसे किया? किसको देखो बनाते हो? उन्होंने कहा कि भाई ईडी ने अगर आपको नोटिस देते हैं तो आप कितना भागोगे, कब तक भागोगे? हमने कहा कि हेमंत जी भागना नहीं, हम लोगों ने होटवार की भी एक बढ़िया जेल बना करके रखा है, आपकी लगता है ठिकाना अगला वही अच्छी होगी, सुरक्षित रहोगे, भागो मत। लेकिन ये भागते फिरते हैं। और इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, भैया इस राज्य में किस प्रकार से दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट अफसर ये लोग मिल करके सरकार को चला रहे, उन लोगों को हेमंत सोरेन जी संरक्षण दिए हुए, तो ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? राज्य में हत्याएं कैसे रुकेगी? पिछले दिनों एक अखबार में छापा कि 6 महीनों के अंदर में 23 व्यापारियों की हत्या हो गई। ऐसे तो प्रत्येक दिन 5 लोगों की यहाँ हत्या होती है। हमने कहा कि वो 23 व्यापारियों में अखबार में लिखा है कि 9 व्यापारी तो ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को खबर किया था, सरकार को खबर किया था कि हमें जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा की जाए। अगर पुलिस उनकी सुरक्षा की होती तो आज शायद उन लोगों की जान बचती। हेमंत सोरेन जी, आप तो दलाल और बिचौलियों की सुरक्षा में अब AK-47 वाले सुरक्षा कर्मी को लगाते हो। दलाल और बिचौलियों के लिए जिन्होंने झारखंड को लूट रहे हैं, और जो लोग झारखंड के विकास में योगदान कर रहे हैं, उनकी आप सुरक्षा नहीं करते हो तो झारखंड कैसे प्रगति